हेलो फ्रेंड्स, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो बेसिकली मेरी क्लास है, आज का जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग दिसंबर 2004 का पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, फैक्चुअल और बेसिकली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के आधार पे। बेसिकली इस पेपर को सेलेक्ट करने का जो वजह है वो ये है क्योंकि अगर आप 2010 के पहले चले जाएं, यानी अगर आप 2010 के पहले के पेपर देखें यूजीसी नेट कॉमर्स के, तो वो जो ज़्यादातर पेपर्स थे वो सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते थे उस टाइम, और जो क्वेश्चंस होते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। यानी उस टाइम पीरियड पे अगर आप क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके देखें तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें बेसिकली आपका जो मैचिंग क्वेश्चंस थे, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे और आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं उस पीरियड में, और उस पीरियड में बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। और अगर आप यूपीएचएससी कॉमर्स की बात करें, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की बात करें, तो वो जो पेपर है आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूजीसी नेट कॉमर्स के, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए, आपकी जो यूपीएचएससी की एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूजीसी नेट कॉमर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो वही रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल जरूर कम ज़्यादा हो सकता है, बट कंसेप्ट आपके वही रहेंगे। तो हमने कोशिश की है कि जो 2004 का दिसंबर का पेपर है, उस 50 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आज के सिलेबस के हिसाब से मैच करते हैं और हमारी एग्जाम की ज़रूरत के हिसाब से सूटेबल हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कंसिडर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको विजिबल हो पा रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिबराइजेशन मीन्स, लिबराइजेशन का क्या मतलब होता है। तो पहला जो ऑप्शन है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम 7 to 8। दूसरा है लिबरेटिंग द इकोनॉमी ट्रेड इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाना। जो आपका सी ऑप्शन है, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू द वर्ल्ड मार्केट बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। और लास्ट है आपका फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो 4 ऑप्शन है इसमें। लिबराइजेशन का जो सही मतलब है वो कौन सा ऑप्शन बताता है, तो इसका जो सही मतलब है दैट इज ऑप्शन नंबर, आपके पास जो दे रखा ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर आप लिबराइजेशन की बात करें तो लिबराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है लिबरेटिंग द इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो इससे पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर रहा, ताकि इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक जो आपकी मतलब जो भी बिजनेस पहले गवर्नमेंट ओन्ड थे, बेसिकली जो गवर्नमेंट उनको काम करती थी, उन सारे कामों को प्राइवेट सेक्टर भी कर सके। दैट मीन्स कि जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे आपके, अनवांटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको ख़त्म करना बेसिकली लिबराइजेशन का पार्ट है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहा गया है, इन विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, जिसे हम एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं। तो भारत सरकार ने एग्जिम पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस करी थी? तो एग्जिम पॉलिसी जो पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी, यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो एग्जिम पॉलिसी फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो एग्जिम पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 1990 में, यानी 1990 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। या उससे पहले आप थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, द एक्सपोर्ट पॉलिसी, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ से, द एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी एग्जिम पॉलिसी अनाउंस्ड अंडर द फॉरेन ट्रेड, यानी कि आपका जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था 1992 के अंदर आया था, वुड रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ लिबराइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड में जो लिबराइजेशन वगैरह था वो मेंटेन करना था, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। और ये पॉलिसी इस वजह से इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि हमारे देश के अंदर जो बेसिक चीज़ें की ज़रूरत थी उस टाइम पे, उन चीज़ों का हम लोग इंपोर्ट करना स्टार्ट करें और उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बना पा रहे थे। तो अल्टीमेट अगर आप देखें तो उस टाइम की जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग थी, उस 5 ईयर पॉलिसी के अंदर भी बेसिकली एक्सपोर्ट को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। तो 1992 में एक्ट ये बना था। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपके पास 1992 का नहीं है, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो बेसिकली डी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा जा रहा है द
पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इन इंडिया, यानी जो प्राइवेटाइजेशन का सबसे पॉपुलर रूट है वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपका आउटराइट सेल, या सेल ऑफ स्ट्रेट पार्टनर। तो जो बेसिक क्वेश्चन है आपका, प्राइवेटाइजेशन भारत के अंदर करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे पॉपुलर है, तो जो टेक्निक सबसे पॉपुलर है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आज की डेट में ये जो चीज़ है बहुत ही फेमस है। आजकल आप सुनते होंगे कि सरकार जो है वो लगातार चीज़ों को बेच रही है, तो उस चीज़ों को सेल जो कर रही है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है। यानी जब सरकार अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साझेदारी को सेल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। यानी सरकार ने पहले उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, अभी सरकार उस पैसे को वापस फिर से निकाल रही है, तो इसलिए क्या है, ये है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 आपसे ये पूछ रहा है, इफ गुडविल एट इट्स फुल वैल्यू इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी गुडविल की वैल्यू जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर रेज करी गई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम गुडविल जो है आपकी वो बेसिकली फर्म के अंदर रेज की जा रही है। तो ये कहा गया है कि और जो पार्टनर्स है उन्होंने क्या किया, इसे राइट ऑफ कर लिया है, मतलब उसे विड्रॉ कर लिया है। देन द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिटेड। तो किसको डेबिट करेंगे, किस रेशियो में, पहला ऑप्शन है गेनिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो। तो आप ध्यान रखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कहा गया है जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो जो आपके बुक्स में जो गुडविल होती है, अगर ओल्ड पार्टनर ने उसे रिटर्न ऑफ कर लिया हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनकी बुक्स में इस एंट्री को हम क्या करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे किस रेशियो में। तो यहाँ पे जो हम डेबिट करेंगे वो करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि गुडविल जो ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो विड्रॉ करी जाती है, जो डेबिट करी जाती है, वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैपिटल डिफिशिएंसी ऑफ एनी इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होते हैं उनकी डिफिशिएंसी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है। उस डिफिशिएंसी को मतलब डिसोल्यूशन के दौरान किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस रेशियो में। तो जो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है द रेशियो ऑफ कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बट बिफोर एडजस्टिंग द रियलाइजेशन गेन और लॉसेस। बी ऑप्शन है आपका द रेशियो ऑफ कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग रियलाइजेशन गेन एंड लॉसेस, और सी ऑप्शन है द रेशियो ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट, और जो लास्ट ऑप्शन है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। तो अब देखिए, जो भी फर्म डिसॉल्व होती है तो जो कमी होती है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट की, वो ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भी आपकी बेसिकली गुडविल नहीं, जो भी आपकी डिफिशिएंसी होती है उससे संबंधित दो नॉर्म्स हैं, उनको आप ध्यान से समझ लें। डिसोल्यूशन से संबंधित एक बहुत ही फेमस नाम है जिसका नाम आपने सुना होगा, गार्नर वर्सेस मरे लॉ। तो जो गार्नर वर्सेस मरे लॉ है, चूंकि हालांकि उस चीज़ की यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, लेकिन अब चूंकि वो गिवन नहीं है तो वही सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट लॉ माना जाता है। तो वो लॉ ये बताता है कि जब कभी कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, डिसॉल्व होती फर्म और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट के केस में जो आपकी डिफिशिएंसी होती है वो डिफिशिएंसी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो रियलाइजेशन का लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो डिफिशिएंसी होगी वो जो रिमेनिंग पार्टनर आपके जो सॉल्वेंट पार्टनर बचेंगे उनमें बेसिकली जो आपका न्यू कैपिटल रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे इंसॉल्वेंट की बात कर रहा है, यानी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस हिसाब से जो गार्नर वर्सेस लॉ है वो अप्रोप्रिएट लॉ माना जाता है। तो उसको अगर कंसीडर करके हम लोग देखें तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आपकी होगी वो अकुमुलेटेड प्रॉफिट को, यानी जो कि अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होंगे, दैट मीन्स कि जो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे कैपिटल रेशियो की, तो जो न्यू कैपिटल रेशियो होगा उसी में इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6, इसमें है अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन
द बेनिफिट विच इज़ लाइकली टू लास्ट 3 to 4 ईयर। आपने एडवर्टीजमेंट कंपेन पे पैसे खर्च किए और जिनका बेनिफिट 3 से 4 साल तक मिलेगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर होगा वो किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू या डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें ज़्यादा मतलब कई वर्षों तक जो बेनिफिट मिलता है, वो एक्सपेंसेस होते हैं आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको 3 से 4 साल मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैश फ्लो एराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम। ध्यान से समझना है, कहा गया कि जो कैश फ्लो है आपका, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसको, जो एक फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, एक ऐसी इंटरप्राइज है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काम करती है, और उसने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। तो जो इंटरेस्ट पे किया है तो उसका जो कैश फ्लो होगा वो किस एक्टिविटी के अंदर कंसिडर होगा, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, बोथ ए एंड बी, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आप ध्यान से सोचिए कि अगर आपका बिजनेस ही इसी चीज़ का है कि आप बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हैं, तो जो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी फाइनेंसिंग बिजनेस ना होता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना होता, तो फिर ऑपरेटिंग नहीं होता, तो फिर आपका फाइनेंसिंग होता। बट इस केस में ऑपरेटिंग आंसर सही होगा, दैट इज ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 10, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी। तो शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड, हम शेयर प्रीमियम का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला ऑप्शन कहता है, रिटर्न ऑफ गुडविल, दूसरा है इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, तीसरा है आपका नन ऑफ द एबव। तो हम लोग प्रीमियम के मनी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो प्रीमियम के मनी को हम लोग बेसिकली जो यूज़ कर सकते हैं वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम लोग लॉस ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी इशू ऑफ फुल्ली पेड। देखिए ना ही तो हम लोग उसके लिए गुडविल को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीमियम वाले अमाउंट से क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बोनस शेयर ध्यान रखिएगा, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है द लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज ऑपरेट इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, कि लॉ ऑफ डिमांड जो है आपका सुपीरियर गुड्स के केस में अप्लाई होता है। और दूसरा कहता है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका वो सही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो परफेक्टली गलत हैं। क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो हमेशा सुपीरियर गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है, और दूसरी चीज़ है आपका जो सब्सटीट्यूट इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोनों आपके स्टेटमेंट परफेक्टली गलत, सही नहीं है, परफेक्टली गलत हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ों को आप समझ सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए कहता है सब्सटीट्यूट इफेक्ट विच इज़ ड्यू टू कंज्यूमर स्विचिंग टू चीपर प्रोडक्ट एज प्राइस इंक्रीजेस। सब्सटीट्यूट इफेक्ट क्या है कि जब एक कस्टमर प्राइस कम होने से उसकी मतलब जो क्वांटिटी है वो परचेज करना स्टार्ट कर देता है, दैट मीन्स कि प्राइस कम होने से एक कस्टमर का जो सेंसिटिविटी है वो दूसरे प्रोडक्ट की प्रति चली जाती है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो सकती है, और या प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ सकती है। तो दैट मीन्स कि जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा पॉजिटिव हो, या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है, यानी कि इट इज़ आल्सो पॉजिटिव, और कुछ केसेस में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कंज्यूमर, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, कुछ कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट परफेक्टली सही नहीं था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 आपसे ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म विटनेस किंक डिमांड कर्व। तो किंक डिमांड कर्व कौन सी फर्म के अंदर होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट
कॉम्पिटेटिव एंड डिओपोली। तो जो आपका किंग डिमांड कर्व है वो डिओपोली का मॉडल है। डिओपोली जो आपकी मार्केट है उसके अंदर किंग डिमांड कर्व आता है और किंग डिमांड कर्व आपको प्राइस रिजिडिटी की बात करता है। तो कभी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी की बात करता है। और ये जो किसने दिया था, आपका पॉल स्वेगी ने कंसेप्ट दिया हुआ था। तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, प्राइस रिजिडिटी और पॉल स्वेगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है। 13 में आपसे कहा गया है, दो स्टेटमेंट है, पेनिट्रेशन प्राइस कवर्स ऑल कॉस्ट और दूसरा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी टू पेनिट्रेट द मार्केट द लोवेस्ट प्राइस पॉसिबल। तो देखिए जो दूसरा ऑप्शन है वो डायरेक्टली गलत हो जा रहा है, क्योंकि स्कीमिंग के अंदर शुरुआत में प्राइस महंगा रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, शुरुआत में कम नहीं रखा जाता। और जो आपका पेनिट्रेशन प्राइस है, कहा गया है कवर्स ऑल कॉस्ट की पेनिट्रेशन जो है सारी कॉस्ट को कवर अप करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है, बट दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि दूसरे जो आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि स्कीमिंग जो प्राइस होता है बेसिकली वो शुरुआत में प्राइस हाई होता है, बाद में कम होता है। लेकिन स्टेटमेंट में पहले कहा गया कि लो प्राइस होगा, जो कि गलत हो जा रहा। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो होती है, पेनिट्रेशन जब हम करते हैं यानी रेट को हम कम करते हैं, तब भी हमारी कोशिश क्या होती है कि हम कॉस्ट को तो एटलीस्ट कवर ही कर लें। हम कॉस्ट से नीचे जाके नहीं करते। अगर हम कॉस्ट से नीचे जाके रेट कम रखेंगे तो प्रीडेटरी प्राइसिंग हो जाएगी, जो कि अपने इंडिया के अंदर बैन है। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या, जब हम अपनी कॉस्ट को कवर करके, मतलब कॉस्ट कवर कर ली लेकिन हमने बहुत कम प्राइस रखा, वो क्या है, वो पेनिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉब डगलस मॉडल की, जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है प्रोडक्शन फंक्शन का। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इन इट्स इनिशियल फॉर्म हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली है आपका पावर फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन शायद 2 बार रिपीट हो गया है, नहीं 2 बार रिपीट नहीं हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे भी है शायद। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज कांस्टेंट एंड यूनिटी, और इसमें था इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज यूनिटी। तो अगर अब इसका हम लोग बेसिकली सही ऑप्शन देखें तो इसमें आपके पास 4 विकल्प दिए हैं। पहले में ए बी डी, फिर ए सी डी है, और ए बी सी डी और ए बी सी। जो सही ऑप्शन होगा आपका इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे गिवन नहीं, आपको सोच के बताना है। चलिए वापस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इन इनिशियल स्टेज। तो शुरुआती स्टेज पे जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करता है। तो देखिए इसके अंदर आपका क्या होता है, पावर फंक्शन होता है, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है आपका, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज कांस्टेंट एंड यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो था आपका कैसा था, यूनिटी था, यहाँ पे कांस्टेंट एंड यूनिटी। तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, यानी कांस्टेंट और जो आपकी यूनिटी है वो दो चीज़ें एक साथ कंसीडर नहीं हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन इसका जो है आपका गलत है, यानी ए बी सी इसका सही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन 15। इसमें आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू डिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, और नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं इंडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दो आईसी कर्व आपके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको जो सी है आपकी वो प्रॉपर्टी सही नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दो आईसी कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो 16 है। कहा गया है कि इफ़ अ सैंपल टेकन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन इट इज़ लाइकली टू पजेस ऑलमोस्ट सेम करेक्टरिस्टिक्स एज दैट पॉपुलेशन। अगर कहा गया कि एक सैंपल जो है वो पॉपुलेशन में से निकाला गया, तो ऐसी संभावना है कि जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स होंगी सैंपल के भी सेम वैसी ही करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किससे संबंधित है? लॉ ऑफ स्टैटिकल लार्ज नंबर से, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर एंड लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। क्योंकि जो लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी है वो इसी कंसेप्ट की बात करता है कि अगर पॉपुलेशन से कोई भी नंबर निकाला जाए तो वो क्या होगा, वो पॉपुलेशन की पैरामीटर्स को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 17, उसमें भी 4 ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज नॉन सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर कौन है आपका?
इनएप्रोप्रिएट स्टैटिकल यूनिट, इनएडुकेट सैम्पलिंग फ्रेम, फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कहा गया है कि जो आपका बेसिकली सैम्पलिंग एरर का कौन सा फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ें, फिर उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज नॉन सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से फैक्टर से हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट स्टैटिकल यूनिट से हो सकता है, इनएडुकेट सैम्पलिंग फ्रेम से हो सकता है, फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चार के चारों ऑप्शन तो ऐसा लग रहे हैं कि अगर ये चारों ऑप्शंस जो हैं वो अगर किए जाएं, इनमें चारों इस तरीके से काम किया जाए तो क्या होगा, सैम्पलिंग एरर हो जाएगी। चाहे आपका स्टैटिकल यूनिट ही आप इनअप्रोप्रिएट ले लें तब भी एरर हो जाएगी, आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो गलत है तब भी एरर होगी, और अगर आप फॉल्ट प्रोसेस है, गलत प्रोसेस है, तब भी तो एरर होगी। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल मेजर्स। तो एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उनके बीच का जो कोफिशिएंट है कार्ल पियर्सन बताते हैं, तो उसमें क्या वो चीज़ किस चीज़ की बात करते हैं। पहले में है आपका कोवेरियंस बिटवीन द टू, दूसरे में है इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपका तीसरा है ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं उन्हीं को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन में भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 20। ई बिजनेस मीन्स, ई बिजनेस का क्या मतलब होता है, कहा गया है डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डूइंग ओरिजिनेटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन टेलीफोन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो सही ऑप्शन है आपका, उसका कौन सा सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देखें तो इसमें दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, एक तो ये सही लग रहा होगा आपको, ये सही लग रहा होगा। पहले में था डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हम लोग ई बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस शब्द का जब मतलब आता है तो सेलिंग एंड बाइंग जरूर आती है, तो बिजनेस में सेलिंग एंड बाइंग का होना जरूरी है, और किसके माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सेलिंग बाइंग हो, तो वो क्या हो जाएगा, ई बिजनेस। तो 20 का सी ऑप्शन राइट होगा। 21 की देखिए बात करेंगे यहाँ पे, हाइजीन फैक्टर्स आर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द जॉब कैरीड आउट बाय एन इंडिविजुअल। कहा गया हाइजीन फैक्टर जो है वो किसी भी जॉब के आंतरिक पार्ट हैं जो बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्सन को उस जॉब के प्रति मोटिवेट करते हैं, उसे काम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। दूसरा कहा गया वाई थ्योरी रिप्रेजेंट द ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट द ह्यूमन नेचर। ऑप्टिमिस्टिक व्यू की बात करता है, यानी कहा गया कि जो वाई थ्योरी है वो ये इस बात पे बिलीव करती है कि जो लोग होते हैं वो मतलब इस तरीके के हैं कि जो काम को इग्नोर नहीं करते हैं, काम करना वो चाहते हैं और वो काम भी करते हैं। और एक्स थ्योरी ये कहती है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो काम को टालते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये ऑप्टिमिस्टिक वाई है, और जो आपकी बेसिकली एक्स थ्योरी थी वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। तो इन दो स्टेटमेंट के ऑप्शंस देखें, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, और पहले में जो आपका डी ऑप्शन है उसमें फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ही ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत था, सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही था। क्योंकि हाइजीन फैक्टर जो होते हैं आपके किसी भी जॉब के इंडस्ट्रिक पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, हाइजीन फैक्टर इंडस्ट्रिक पार्ट नहीं होते, वो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं। ये आपके जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा सही था, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी है। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग मोटिवेशन जो फैक्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फायर, अ प्राइमरी इनस्टिक जॉब, ये क्या होता है, ये आंतरिक मोटिवेशन जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी जॉब से संबंधित इंटरनल फैक्टर होते हैं, और जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे वर्किंग कंडीशन हो गई। इसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, काम करने का तरीका कैसी, मशीनरी कैसी, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं बाहर का पार्ट है। तो और अगर हम लोग बात करें वाई थ्योरी की, तो वाई थ्योरी के बारे में पता है, ये ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा की है, पॉजिटिव थिंकिंग पर बेस्ड है, और ये मानती है कि जो पीपुल हैं, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो काम को इग्नोर नहीं करते हैं, काम को करते हैं वो, और कायदे से करते हैं। एक्स थ्योरी जो है इसका ठीक अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए है वो नेक्स्ट 22 की बात की जाएगी। कहा गया द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूजली अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना है तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप में क्या है कि स्ट्रक्चर भी है और एक प्रोसेस भी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसेस। ये प्रोसेस भी है और स्ट्रक्चर भी है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd की। 23rd आपसे कह रहा है वर्टिकल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन फ्लो। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होता है? अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड भी होता है और नन ऑफ दीज होता है। तो अब बेसिकली जो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ भी होता है और अपर से लोअर लेवल की तरफ होता है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली जो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ भी हो सकता है और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि टॉप टू लोअर एंड लोअर टू टॉप। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली क्या है, लोअर भी हो जाएगा, सॉरी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होंगे, तो सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर बेसिकली कंपनी के जो टॉप प्रोफाइल का पर्सन है वो नीचे की तरफ कम्युनिकेशन करेगा तो अपवर्ड होगा, और नीचे का एम्प्लॉई अगर ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन करेगा तो वो क्या होगा आपका, तो वो डाउन, उल्टा मैंने बता दिया आपको शायद। ऊपर का कर्मचारी नीचे की तरफ अगर अपना कम्युनिकेशन फ्लो जाएगा तो वो होगा डाउनवर्ड, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो होगा अपवर्ड। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हम लोग कौन सा बेसिकली कंपोनेंट यूज़ करते हैं प्रमोशनल मिक्स का? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन मिक्स के लिए? हम लोग प्रमोशन मिक्स इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं पब्लिसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर, पब्लिसिटी नहीं, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि एक बेसिकली जो पर्सन होता है इंडस्ट्री के गुड्स को लेके पहुंचता है होलसेलर या रिटेलर के पास और उनके फीचर्स के बारे में अच्छे से बता सकता है। तो पर्सनल सेलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो एक चीज़ जो डाउट हो जाएगा एक रिटेलर का या होलसेलर का, उन सारी चीज़ों के बारे में उससे विधिवत जानकारी होगी और सारी चीज़ें बहुत आसानी से बताई जा सकती हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, इन सारी चीज़ों से वो बात नहीं बनेगी जो पर्सनल सेलिंग से आएगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसेप्ट टू बी एडॉप्ट फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं? मार्केटिंग कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट या सिस्टम कंसेप्ट? तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किससे होता है? सेलिंग से होता है। जब हम गुड्स को बेचते हैं तभी जाके वो आम जनता तक पहुंचता है। दैट मीन्स कि सेलिंग जो कंसेप्ट है ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी सेल को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेलेक्टिंग वन एंड मोर सेगमेंट। कहा गया कि पूरी मार्केट को आपको कुछ सेगमेंट में डिवाइड करना, फिर उसमें से किसी एक सेगमेंट को पकड़ना और उस सेगमेंट के ऊपर अपने पूरे प्रोडक्ट पर पूरी ताकत एनर्जी को झोंकना और फिर प्रोडक्ट को क्या करना, आपको उस प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये बात ऑप्शन सी। ये बात किसकी करी जा रही है? टारगेटिंग की करी जा रही है। टारगेटिंग में क्या होता है कि हम लोग एक बेसिकली सब अपने पूरी क्या करते हैं, मार्केट को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक पार्ट को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और उसी पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उन्हीं को हम सेल करते हैं, फिर उन्हीं को सेटिस्फाइड करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम अपने नंबर ऑफ कस्टमर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो 26 का ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 29 आपसे क्या कहता है, इन द लाइन एंड स्टाफ फॉर्म द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। लाइन एंड स्टाफ फॉर्म के अंदर जो फंक्शंस होता है मार्केटिंग मैनेजर का वो क्या होता है? ओबे द लाइन, सर्व द लाइन, इन्फॉर्म द लाइन एंड एडवाइज द लाइन। तो बेसिकली लाइन एंड स्टाफ के अंदर मैनेजर क्या करता है, अपनी जो दोनों लाइन है उनको एडवाइस करने का काम करता है। डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली मैनेजर्स होता है उसका काम सिर्फ क्या होता है कि इन लोग को एडवाइस देना होता है। बाकी सारी चीज़ें ये एज यूजुअल अपने हिसाब से करते रहते हैं। इनको कुछ पार्टिकुलर पावर्स दी जाती हैं और उन पावर के हिसाब से ये अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैनेजर का काम क्या है, सिर्फ इन्हें एडवाइस प्रोवाइड करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इस पूरे को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे बताया गया था, क्लास 3 लाइन में कहा गया था कि लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ सुपरवाइजर गाइड एंड एडवाइज द काउंसिल टू लाइन एग्जीक्यूटिव।
मतलब सलाह देने के काम बेसिकली टॉप प्रोफाइल के लोगों का है, लाइन एंड स्टाफ के मेंबर्स को। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें देखिए कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग कंसेप्ट द डिफरेंट फंक्शंस एरिया ऑफ द फर्म शुड ब्लेंड देयर एफर्ट टू ऑर्डर टू मैक्सिमाइज। कहा गया कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि हम जो हमारे पास अलग अलग बेसिकली एरियाज़ हैं प्रोडक्ट से संबंधित, उन सभी को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, प्रॉफिट, सेल, मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो मार्केटिंग कंसेप्ट यहाँ पर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने की बात करता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, ये बढ़ाने की बात करता है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा दैट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 31 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन DCF, डिस्काउंटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो जैसे हम नेट प्रेजेंट फैक्टर भी बोलते हैं, तो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उस पर कौन सा बेसिकली जो मेथड है बेस नहीं है। तो NPV, IRR, पे बैक पीरियड और नन ऑफ दीज। तो आप ध्यान से समझिए, डिस्काउंटिंग जो फैक्टर है वो किसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो इस्तेमाल नहीं होता आपका वो पे बैक पीरियड के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। DCF अप्रोच जो है वो किस पे, पे बैक पीरियड पे यूज़ नहीं होती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि द डिस्काउंटिंग रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच इनफ्लो दैट आर इंक्रीमेंट टू टेकिंग ऑफ फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। यानी कि आपकी जो बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का जो डिस्काउंटिंग रेट है वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो किस में होता है आपका, किस मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो का जो आपका बेसिकली डिस्काउंट रेट होता है वो इक्वल हो जाना चाहिए। अब देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ एनी सोर्स may be defined as discount rate that equate the present value of cash inflow and cash outflow। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या करता है, इक्वल करता है, इक्वेट्स करता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो है आपके लिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है आपसे। द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड फॉर वर्किंग कैपिटल शुड बी मेट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। कहा गया हमारी जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल की जो टोटल रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जब लेके आते मतलब पूरा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो मैचिंग अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है, आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच है या नन ऑफ दीज है। तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच जो है बेसिकली वो यही कहती है कि हम क्या करेंगे कि जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल हो गई, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, टोटल वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फाइनेंस करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, ये जो वर्किंग, ये बेसिकली जो सिस्टम कंजर्वेटिव जो स्ट्रेटजी है वो लो रिस्क और लो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है। यानी ये कहती है कि हम जो वर्किंग कैपिटल होगी वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से लाएंगे, हमें रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी मुझे कम होगा। लेकिन अगर इसकी हम बाकी अप्रोचेस की बात करें, अगर हम लोग इसकी आपकी हेजिंग या मैच्योरिटी मैचिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये मॉडरेट रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। ये आपसे क्या कहता है कि ईच ऑफ द एसेट वुड बी फाइनेंस बाय द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑलमोस्ट सेम मैच्योरिटी। यानी इसके अंदर आपका जो मतलब कहा गया है कि हम मैच्योरिटी जो होती है वो सेम मैच्योरिटी होती है। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी चीज़ को 30 दिन के लिए लिया है तो बेसिकली उस 30 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो है कह सकते हैं मॉडरेट स्ट्रेटजी है जिसमें नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन एग्रेसिव की अगर हम बात करें तो एग्रेसिव जो है वो इन सबसे अलग है। एग्रेसिव जो है बेसिकली उसकी बात करती ये हाई रिस्क और हाई प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और ये स्ट्रेटजी आपसे ये कहती है कि हमें क्या करना है कि बेसिकली हमारा जो फंड होगा, जो हमारी फिक्स एसेट होंगी उन्हें हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेंगे और परमानेंट कैपिटल का कुछ पार्ट हम लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करेंगे और कुछ पार्ट हम शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी है आपकी किसकी, वर्किंग कैपिटल की। तो आप तीनों चीज़ें ध्यान रखने क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 24, तो 24 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। हु वॉज गिवन द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी का फार्मूला जो है आपका D+R डिवाइड बाई के ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई। ये जो फार्मूला है आपका वो किसने दिया है, मोदी गिलानी ने, जेम्स वॉल्टर
और गार्डन और डेविड ने दिया। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो दिया वो किसने दिया है? जेम्स वॉल्टर ने। जेम्स वॉल्टर ने आपका एक कंसेप्ट दिया हुआ डिविडेंड मॉडल का। तो आप ध्यान देंगे तीनों कंसेप्ट हैं यहाँ पे। एक तो कंसेप्ट दिया है वॉल्टर ने, एक मोदी मिलर गिलानी ने, और एक दिया है गार्डन ने। तो ये जो बेसिकली है आपका वो किसका है? वो वॉल्टर का है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लीस्ट सस्टेबल टू पर्सनल बायसनेस। कहा गया इसके अंदर पर्सनल बायसेस सबसे कम होते हैं। तो 360 डिग्री, फोर्स चॉइस मेथड, रैंकिंग मेथड और चेकलिस्ट मेथड। तो सबसे कम जो है बायसनेस, पर्सनल बायसेस किस टेक्निक के अंदर होते हैं? 360 डिग्री, फोर्स चेक मेथड, चॉइस मेथड सॉरी, रैंकिंग मेथड एंड चेकलिस्ट मेथड। जो इसका ऑप्शन सही है वो क्या है? बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो रिव्यूअर्स होते हैं उन्हें एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उस स्टेटमेंट पे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बेसिकली उनका जवाब देना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आप पर्सनल बायसनेस बहुत कम होंगी, क्योंकि अगले पर्सन ने फॉर्म भर के दिया, आप उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी पर्सनल मैटर अगर आप ऐड भी करना चाहें तो उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात करें, इन जॉब इवेल्युएशन द की जॉब्स आर डिजाइंड एज वन। तो जॉब इवेल्युएशन जो किसकी बात करता है? कहा गया है विच आर मोर इन नंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच आर मोस्ट सिक्योर एंड विच रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कंपनसेशन फैक्टर। आपको ध्यान होगा जॉब इवेल्युएशन से हम क्या करते हैं? जॉब की वर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि वर्थ ऑफ जॉब फाइंड आउट करते हैं और वर्थ ऑफ जॉब से हमें क्या पता चलता है? हमें कंपनसेशन फैक्टर के बारे में अंदाजा लगता है कि हमें किस जॉब की कितनी वर्थ है, उसी हिसाब से हमें जॉब्स की सैलरी वेजेस वगैरह डिसाइड की जाती हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा जो कंपनसेशन फैक्टर को डिसाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन कौन है? IDBI, नाबार्ड, NHB और RBI। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज RBI। हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे पावरफुल जो बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक जिसे कई बड़े अधिकार प्राप्त हैं। वो हमारे देश में नोट इशू करने का अकेले काम करती है, इसके अलावा कोई और नोट नहीं इशू करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए वो कई तरीके काम करती है, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करती है और पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को वो कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 38, इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका चलापाथी राव कमेटी है, जो चलापाथी राव कमेटी वो किससे संबंधित है? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से संबंधित है, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक। तो आपका जो चलापाथी राव कमेटी है आपकी वो इंडियन रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया, यानी जो रीजनल रूरल बैंक है ये उससे संबंधित है। तो उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन UGC नेट के अलावा जो आपका एडवर्टीजमेंट 46 असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जॉइंट बैंक या नॉन नेशनलाइज बैंक? तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है भाई, पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है जो अपने आप में कॉमर्शियल बैंकों में सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक मानी जाती है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1955 के अंदर हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 आपसे कह रहा है कि ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिपेंड लार्जली फॉर द सक्सेस ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। कहा गया कि भारत की जो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उसकी सक्सेस होगी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कौन सी बैंक उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेस बनाने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है? कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, डेवलपमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक। तो हमारे देश में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक के द्वारा जो बनाई जाती हैं उनको लागू कराने में या उनको एक्चुअली सबसे ज़्यादा मतलब रोल उनको कंप्लीट कराने में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो किसका है? कॉमर्शियल बैंक्स का। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 आपसे क्या कहता है कि द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन बारोड फ्रॉम एब्रॉड। जो हमने बाहर से लोन लिया है उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो उसको हम कहाँ लिखते हैं? हमने विदेशों से लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में,
एरर एंड ओमिशन में और ऑफिशियल रिजर्व में। तो हमेशा जो हम इंटरेस्ट लेते हैं लोन पे, बाहर एब्रॉड लोन पे, उसका जो पेमेंट होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका करंट अकाउंट में। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। IMF का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, हेल्प इकोनॉमिक बैकवर्ड कंट्रीज और मेंटेन स्टेबल एक्सचेंज रेट, प्रमोट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो जो आपका बेसिकली IMF है उसके जो फंक्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इसका जो सही फंक्शन होगा आपको इसमें चूज़ करके बताना है। IMF बेसिकली क्या करता है, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड। यानी IMF का बेसिकली हम लोग अगर ऑप्शन सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे। देखिए IMF जो है आपका एक्सचेंज रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी का भी काम नहीं करता है और ये बैकवर्ड एरियाज़ पे ही नहीं काम करता है। इसका काम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। यानी द एम टू रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है और साथ ही साथ क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करने का काम करता है या उसे बढ़ाने का काम करता है, यानी कि प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 43। नेक्स्ट 43 जो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेज टू एक्सपोर्ट वाज गुड एंड टू इनकरेज बट इम्पोर्ट वाज बैड। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए। ये कंसेप्ट किस थ्योरी से संबंधित है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी से, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से, फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी या मर्केंटलिज्म थ्योरी से। तो अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इस बात पे काम करती है कि एक कंट्री को उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए जिस प्रोडक्ट को बनाने में वो कंट्री क्या है, बहुत ही सक्षम है। तो जब वो कंट्री उस प्रोडक्ट को बनाने में सक्षम होगी तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि जिसमें हमें क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि उस चीज़ को बनाने में हमारी लेबर कॉस्ट कम आती है, हमारा मटेरियल सस्ता मिलता है, तो वो चीज़ हमें बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, इनकरेज करना। और जो चीज़ हम लोग जिसमें हम लोग को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, यानी जिसको बनाना हमारे लिए महंगा है, उसके लिए हमारे पास लेबर्स महंगे मिलेंगे, रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, तो उसे हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट को हमें डिस्करेज करना है और एक्सपोर्ट को हमें इनकरेज करना है। ये कौन बताता है, ये बताता है आपको ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। उसमें पूछा गया है कि नाफ्टा किसका एग्जाम्पल है। नाफ्टा एक कस्टम यूनियन है, एक कॉमन मार्केट है, एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है या फ्री ट्रेड एरिया है। तो नाफ्टा क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इकोनॉमिक कम्युनिटी के कुछ एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जैसे नाफ्टा के अलावा आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, काफ्टा हो गया और मेरकोसर जो है आपका, मरकोसर भी जो है आपका बेसिकली किसका, इकोनॉमिक कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन 45 ही आपका इस बेसिकली 2004 के दिसंबर पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन इसमें स्किप किए गए हैं। स्किप इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं सही थे। यानी जो सिलेबस अभी यूपीएचएससी का है उसके सिलेबस को ध्यान में रख के हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएचएससी एग्जाम के अंदर पूछता है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको लेक्चर तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के जो लेक्चर्स हैं आपको भी प्राप्त होते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।